तो आप सभी के लिए देखिए समान अध्ययन के मोस्ट सिलेक्टिव टॉपिक लेकर के मैं आया हूं और ये वो टॉपिक है समान अध्ययन के जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें रैंडम टॉपिक होंगे, रैंडम सब्जेक्ट होंगे, जीके और जीएस की ये पूरी की पूरी सीरीज है, श्रृंखला है। यहां पर कभी इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बाद फिर पॉलिटी का टॉपिक आ जा रहा है, पॉलिटी के बाद फिर ज्योग्राफी का टॉपिक आ जा रहा है, ज्योग्राफी के बाद फिर आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक आ जा रहा है, फिर आपका साइंस का टॉपिक आ जा रहा है, फिर इकोनॉमी का टॉपिक आ जा रहा है। ऐसे करके 6 सब्जेक्ट आपके यहां पर आते रहेंगे। और जो विषयों की विविधता है, जैसे कि मान लीजिए कभी प्राचीन से क्वेश्चन होगा, कभी मध्यकालीन, कभी आधुनिक, और ये वो टॉपिक वो क्वेश्चन होंगे जो ज्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इत्मीनान से नोट्स बनाने हैं, जो क्रम आए उसी क्रम पे नोट्स बनाने हैं। और हो सकता है ये अपने आप में एक अनोखी और एक अनोखी पहल है जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक लेकर के आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं क्रम से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सिलेक्टिव होकर के पढ़ा रहा हूं। डिटेल में तो देखो ऑनलाइन बैच में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहां पे एक सिलेक्शन वाली सीरीज है, ये पूरी श्योर सिलेक्शन है प्रीलिम्स के लिए। आप पीटी एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर लेंगे यदि आप इस सीरीज को रेगुलर कंटिन्यूअस पूरा देखेंगे तो, ठीक है, पूरे नोट्स बनाएंगे तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है आपका वो है आंग्ल मराठा वार। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, अब यहां पे मैं पूरा आंग्ल मराठा वार नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको सिलेक्टिव टॉपिक में सिलेक्टिव सेक्शन पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद भी रह जाए। आने वाले समय पे ऐसा भी हो सकता है कि फिर से आंग्ल मराठा फिर ले लें, है ना। तो देखिए मैं यहां पे सिर्फ आपको इतना बताने जा रहा हूं कि आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए थे, आपके 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। आप सभी जानते हैं कि जब यहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा पूरे भारत को इन्वेड किया गया, भारत के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा किया गया, विभिन्न शासकों को पराजित किया गया, तो यहां पे जितनी भी रियासतें थीं, देसी रियासतें, और खासकर जो मुगल साम्राज्य के बाद मराठाओं का उदय हुआ, तो सभी के साथ अंग्रेजों ने संघर्ष किया, ठीक है। तो एक संघर्ष मराठों के साथ भी था, और केवल मराठों के साथ नहीं था। देखो बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजन है, आने वाले सेशंस में आप पाओगे, अभी आने वाले टॉपिक आपको मिलेंगे कि मैं आपको जैसे आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कितने हुए, आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए, आंग्ल अफगान युद्ध कितने हुए, आंग्ल नेपाल युद्ध कितने हुए, आंग्ल वर्मा युद्ध कितने हुए, ये वाला जो कंफ्यूजन है ना बच्चों का। और सभी युद्धों में बहुत सारी संधियां भी हुई हैं, तो एटलीस्ट इस तरीके का फैक्चुअल डेटा आपका यहां पे क्लियर कर दूंगा। तो पहला नंबर है आपका आंग्ल मराठा युद्ध का। तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपके 3 हुए हैं टोटल। कितने हुए हैं? 3। अब बस आप इसी तरीके से लिखते जाना, खुद से नोट्स बनाते जाना। मैं यहाँ पे कोई डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि युद्ध की क्या पृष्ठभूमि थी, पहले युद्ध में क्या हिस्ट्री हुई, दूसरे में क्या हुई, तीसरे में, नो, वो तो बहुत डिटेल वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे केवल फैक्चुअल नॉलेज होगी आपकी। डिटेल में भी कभी जाएंगे, कभी केवल प्रथम उठा लिया, कभी केवल द्वितीय उठा लिया, कभी कोई तृतीय उठा लिया और उसको हमने समझा दिया आपको, बस इनफ है ना। तो भारत में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और तीनों की डेट आप लोग अभी मेरे साथ लिखेंगे। देखिए ये समय काल जो रहा इनका, टोटल तीनों युद्धों की बात करें तो लगभग 1775 से लेकर 1818 के बीच में 3 युद्ध हो गए, ठीक है। और इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ, जो भी युद्ध हुए इन युद्धों में मराठा संघ पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। जो मराठा संघ इतना मजबूत था, इतना पावरफुल था, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इनको इन्वेड कर लिया, अपने साथ मिला लिया और इनकी शक्ति को खत्म कर दिया, ठीक है। सब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यहां तक कि अंत में ऐसा हो गया, जो पेशवा थे, अंतिम पेशवा 1857 की क्रांति में नाना साहब लड़े थे ना, तो वो भी जो है इसी से जुड़ी हुई सारी कहानी है। तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए हैं। अब आपको मैं तीनों युद्ध बताता हूं, आप लोग ये लिखिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, क्रम से लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मैं डाल रहा हूं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से लेकर 1782 तक, ठीक है। 1775 से लेकर 1782 तक। अब जब प्रथम आपका हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, यह डेट याद रखनी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बीच में कई सारी संधियां हुई, ठीक है। अब क्या क्या संधियां हुई थी प्रथम के बीच में, एक तो पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि वो संधि नहीं है जो शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में हुई थी, नहीं, ये 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि, इसी युद्ध के बीच में। मतलब देखो युद्ध चल रहा है और संधियां हो रही हैं, ठीक है। तो इसी बीच में और कई सारी संधि हुई थी। एक हुई थी सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, ये भी आपका इसी के माध्यम से ये युद्ध आपका समाप्त हुआ था,
सालबाई की संधि। अब ये क्या है संधियां, ये सब आने वाले समय पे फिर पढ़ोगे, इनकी अलग स्टोरी में लेकर के चलूंगा, इनको यहां पे नहीं समझाने वाला, ठीक है। पहला तो आपको समझ में आ गया कि प्रथम कब हुआ, ठीक है। अब मैं चलता हूं दूसरे की तरफ कि दूसरा कब हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा। फैक्चुअल डेटा हम पूरा देखेंगे यहां पे, और मैं यदि पूरी कहानी सुनाने हो गया तो ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा उद्देश्य जो है कि कम टाइम पे हम ज्यादा फैक्ट कवर कर पाए वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो 1803 से ये चालू हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये 1806 तक चला। सोचिए एक लंबा संघर्ष चलता था अंग्रेजों के द्वारा, लंबा संघर्ष, ठीक है। और इसमें मराठा कई सारे, जैसे पूना वाले क्षेत्र में पेशवा थे, ग्वालियर वाले क्षेत्र में सिंधिया थे, बड़ौदा वाले क्षेत्र में गायकवाड़ थे, और आपका इंदौर वाले क्षेत्र में होलकर थे, भोसले थे। इसको लिख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। एक बार मैच द फॉलोइंग आप इनको लिख लो, ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे। पेशवा कहां पे थे, आपके पूना वाले क्षेत्र में। ये मराठा संघ से ही जुड़े हुए हैं, मराठा संघ का ही हिस्सा है ये सारे के सारे, ठीक है। सभी को पता है मराठा संघ में आपके टोटल जो है कितने भागों में बटे हुए, 5 भागों में बटे हुए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। पेशवा कहां थे, आपके पूना वाले क्षेत्र में, ठीक है। सिंधिया कहां थे, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। गायकवाड़ कहां थे, बड़ौदा वाले क्षेत्र में। होलकर कहां थे, इंदौर में। और भोसले कहां थे, नागपुर में। ये आप थोड़ा सा क्रम से लिख लीजिए भाई, सही समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, सभी एग्जाम के लिए। ये आप पूरा एक क्रम बना लीजिए, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग आएगा तो आप इसको इसी तरीके से देखेंगे। तो देखो मराठा संघ कई भागों में बट गया, पेशवा पूना में, सिंधिया ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, होलकर इंदौर में, भोसले नागपुर में। तो इनमें भी सत्ता को लेकर, अपने अधिकार को लेकर इनमें द्वंद्व हो रहा था। होलकर और पेशवा के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो लगातार ये गद्दी की लड़ाई इनमें चालू हो गई, ठीक है। अब मैं ये स्टोरी बाद में बताऊंगा। इसके बीच में यहां पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय क्या है, 1803 से 1806। यहां पे भी कई सारी संधियां हुई। एक संधि हुई वशीन की संधि, वशीन की संधि बड़ी फेमस संधि है आपकी, वशीन की संधि। जब ये युद्ध चल रहा था तो वशीन की संधि हुई, ठीक है। 1802 की संधि है आपकी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, एक तरीके से सहायक संधि प्रणाली जो आपकी थी वो जो है बाजीराव द्वितीय ने स्वीकारी थी। तो वशीन की संधि एक हुई थी, ठीक है। वशीन की संधि के साथ साथ यहां पे जो है एक संधि हुई थी राजापुर घाट की संधि। अगली संधि है राजापुर घाट की संधि, राजापुर घाट की संधि। इसी संधि से जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था 1806 को। स्टोरी किसी दिन डिस्कस करेंगे इनकी सभी की, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। अब आगे चलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये इसके बाद मराठे पूरे कमजोर हो जाते हैं। ये आपका एक साल चला 1817 से लेके 1818, और फिर सारे के सारे सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं। मराठा इस समय पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे, है ना। और इस समय जो एक संधि हुई थी आपकी, ठीक है, इस संधि का नाम है पूना की संधि। 1818 में पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि इस समय हुई थी आपकी। पेशवा एक तरीके से पूना में थे तो पेशवाओं को इन्होंने समाप्त कर दिया 1818 में। और फिर तो आपको आगे की कहानी पता है कि अंग्रेजों के द्वारा पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। कानपुर के निकट बिठूर में इनको पेंशन देकर के भेज दिया गया कि भैया जाओ, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। बाद में जो है 1853 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका दत्तक पुत्र रहता है धोंधू पंत। धोंधू पंत का नाम ही नाना साहिब रहता है। नाना साहेब को पेंशन देने से अंग्रेज मना कर देते हैं और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। अब देखो यदि इतना फैक्ट आपने याद कर लिया तो भी काम बहुत सारा बन जाएगा। मैं चाहता हूं केवल आज के सेशन में इस वाले टॉपिक में आप इतने फैक्ट रट लीजिए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782। रटो भाई, ये याद कर लो, यहीं पे ये फैक्ट है और ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके पीछे की जो कहानी है वो आएगा समय,
जब मैं आपको कहानी भी बताऊंगा आपको वो भी याद हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सर मुझे कहानी पता करनी है। रघुनाथ राव जो थे उनको लेकर के पूरा का पूरा पेशवा का युद्ध था, ठीक है। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था, मराठा जो है सत्ता उत्तराधिकार का एक तरीके से प्रश्न है और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ था, तो हम डिस्कस करेंगे उसका। यहाँ पे पुरंदर की संधि हुई, सालबाई की संधि हुई, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, ये वसीन की संधि थी आपकी, राजापुर घाट की संधि थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1817 से 1818 पूना की संधि है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी इस टॉपिक को हम और डिटेल में आने वाले किसी सेशन में पढ़ेंगे। आपको पहले ये पता होना चाहिए क्यों मैच द फॉलोइंग अब आपके जब भी आएंगे तो ये गलत नहीं करोगे। कोई भी बच्चा मैच द फॉलोइंग नहीं गलत करेगा कि कब कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। 1775 से 1782 पहला, 1803 से 1806, ठीक है, दूसरा, और 1817 से 1818 तीसरा। ये 3 मैच द फॉलोइंग आप गलत नहीं करेंगे। और साथ में मैंने आपको ये वाला भी बताया कि जो है ये कहां कहां पर ये जो मराठा संघ था इससे भी मैच द फॉलोइंग पूछता है, ये भी आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आपका यहां पे जो मैंने लिया है भारतीय संविधान से लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सब्जेक्ट चेंज करता जाऊंगा। हिस्ट्री खत्म, हिस्ट्री का एक टॉपिक ले लिया आपका। अब ये फैक्ट आपको आत्मसात कर लेना, इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है भाई। चलिए अब अगला चलते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं शुरुआत में मेरी प्लानिंग ये है कि मैं आपको भारतीय संविधान के भाग याद करा दूं। पहले भागों में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो भी याद करा दूं, इन दोनों को याद करा दूं, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना था, केवल इतना ही पढ़ेंगे इसमें, और पूरे भाग नहीं पढ़ेंगे, केवल 5 भाग आदि याद कराऊंगा और 5 भागों के आर्टिकल याद कराऊंगा, ठीक है। मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। जब मूल संविधान बना था तब 22 भाग थे, लेकिन लगातार अमेंडमेंट के कारण से कई सारे नए भाग जुड़े। इस कारण से वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25, ठीक है। नए कौन कौन से जुड़े हैं? 4A जुड़ा है, 9A जुड़ा है, 14A जुड़ा है, ठीक है। ये आपके नए जो है जुड़े हैं और एक खत्म भी हुआ है, 7 खत्म हो गया, निरसित कर दिया गया है। तो एटलीस्ट टोटल वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है। 9B जुड़ा है, माफ करिएगा, यहाँ पे 9B भी जुड़ा है और 7वां वाला खत्म हो गया है भाग। तो टोटल संख्या भी 25 है आपकी, ठीक है। तो 22 भाग टोटल भारतीय संविधान में शुरुआत में थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। देखो आर्टिकल की जहां पे बात करते हैं ना, तो आर्टिकल शुरुआत में 395 थे और वर्तमान में भी 395 ही हैं, ठीक है। आर्टिकल 395 ही हैं। लेकिन यदि हम संख्या की दृष्टि में देखें ना, तो संख्या की दृष्टि में आर्टिकल में कई बार बात में ये कह देते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत में भी लिखा रहता है 450 से ज्यादा हैं, है ना। कहीं पे 475 लिखे होते हैं, वो मतलब काउंट करके कि इतने सारे अमेंडमेंट के माध्यम से नए बहुत सारे आर्टिकल जोड़ दिए गए, वो काउंटिंग के कारण से ऐसा बोल देते हैं। जबकि आर्टिकल, अंतिम आर्टिकल आपका 395 नंबर ही है, 395 नंबर आर्टिकल है आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भाग याद कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित था मूल संविधान, 395 आपके अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं, ठीक है। अभी ये भाग कितने हो गए हैं आपके? टोटल 22 भाग हो गए हैं, याद कर, वो 25 भाग की संख्या 25 हो गई है। अनुच्छेद आपके 395 ही हैं। कोई भी व्यक्ति 395 देखे, लेकिन एग्जाम में कभी आ जाता है ना, एग्जाम में देख लेना एक बार विकल्प कैसे हैं। ओवरऑल कभी भी इंटरव्यू में बोलोगे तो 395 ही अनुच्छेद बोलोगे, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे मैं देखता हूं कि क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पे 450 ये संख्या आसपास बोली जाती है, वो दूसरे दृष्टिकोण है, संख्या के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इस समय 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ये भी याद कर लीजिए, 12 अनुसूचियां हो गई, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भाग हैं आपके। अब ये सारे भाग आर्टिकल के साथ याद कर लीजिए, सब लोग लिख लेंगे। भाग 1 कौन सा है? संघ और राज्य क्षेत्र। इससे पहले प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, लेकिन फिर भी भाग 1 आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अभी इस समय बड़ा चर्चा का बात बना हुआ है, आपको पता है इंडिया बनाम भारत का जो है इस समय एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। भारत का संविधान में नाम इंडिया भी है और भारत भी है, ठीक है, दोनों शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन इस समय हर जगह पे भारत शब्द जो है प्राथमिकता दिया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। देखो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि हम जो है अपने देश के नाम को अपने हिंदी के रूपांतरण में हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, भारत को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए,
सिर्फ नाम बदलने भर से बात नहीं होगा, हमें प्रथाएं भी भारतीय सारी अपनानी पड़ेंगी, हमें भाषा भी भारतीय अपनानी पड़ेगी, सब कुछ जब भारतीय हो जाए। लेकिन शुरुआत यदि भारत के नाम से हो रही है, लेकिन संविधान में भी कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है एग्जैक्ट जो है, एक तरीके से जैसे G20 हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री शब्द जो है हर जगह, भारत के राष्ट्रपति शब्द, अब मतलब इंडिया शब्द को जो है थोड़ा सा कम जो है उसका यूज धीरे धीरे खत्म करना है पूरी तरीके से। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल काफी चर्चा में, अनुच्छेद 1 में ही जो है भारत का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें ही आपका आर्टिकल 1 से 4 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, पूरा का पूरा यहां पे दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 आपका नागरिकता का विषय है, ये भी देखो बहुत चर्चा में है नागरिकता। ये जब से सीमा हैदर वाला मैटर आप लोगों ने देखा था, बड़ा चर्चा में था। सीमा हैदर जो है अवैध तरीके से नेपाल के माध्यम से भारत में प्रवेश कर गई और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे विवाह कर लिया एक व्यक्ति से। तो आपको पता है कि जो भारतीय जो है नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके तहत एक तरीका ये भी है भारतीय नागरिकता को अर्जित करने का कि यहाँ के किसी नागरिक से, सिटीजन से विवाह द्वारा भी नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा अभी अप्लाई किया गया है सीमा हैदर के द्वारा, और अब ये भारत सरकार के ऊपर है पूरी जांच पड़ताल के साथ कि नागरिकता दी जाती है नहीं दी जाती है, वो भारत में किस मंशा के साथ आई है, ये सब चीजें डिस्कशन का विषय है। और भी कई सारे मुद्दे लगातार चलते रहते हैं नागरिकता को लेकर, कोई नागरिकता छोड़ता है, कोई नागरिकता, इसके पहले CA और NRC का मामला कितना ज्यादा हाईलाइटेड था। तो ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका नागरिकता वाला। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आपके संविधान में दिए गए हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यही है, आर्टिकल 12 से 35 तक जो है इसमें प्रावधान है। इसके बाद भाग 4 आपका DPSP है, ये भी चर्चा में रहता है इस समय। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखे कितना डिस्कशन हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, ठीक है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है यहां पर दिया गया है। इसके बाद 4A आपका मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, 51A है इसके लिए आर्टिकल, ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और भाग 5 आपका संघ है, और इसमें जो है आपका आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। आगे के जो है मैं अगली जो है टॉपिक उसको आगे लूंगा, तब मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। बस आपको आज इतने याद करने हैं, इतने मेमोराइज करने हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 नागरिकता। अभी मैं आर्टिकल नहीं याद करा, मैं केवल भाग याद करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसलिए उसी हिसाब से आप इसको देखिए। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 फंडामेंटल राइट आपके 12 से 35। भाग 4 आपका जो है DPSP, राज्य के निषेध तत्व, 36 से 51। और भाग 4 एक फंडामेंटल ड्यूटी आपका 51A, और इसके बाद संघ आपका 52 से 151। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक आपका ज्योग्राफी से है। पॉलिटी खत्म, इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही रखेंगे। अब देखो यहां पे मैंने टॉपिक, अभी मैंने सोचा है कि शुरुआत में मैं कुछ जो ज्योग्राफी के टॉपिक आपको पढ़ाऊं ना, वो एस्ट्रोनॉमी से पढ़ाऊं, ब्रह्मांड से पढ़ाऊं। कई सारे क्वेश्चन आपके ब्रह्मांड से पूछता है एग्जामों में, परीक्षाओं में, है ना। कुछ जो है अभी शुरुआती जो क्वेश्चन मैं ज्यादा रखने वाला हूं वो ब्रह्मांड से जो है आप लोग के पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अभी आप देखिए चंद्रयान 3 गया था हमारा, है ना। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और फिर अभी वहाँ पे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान जो है उसके द्वारा। ओवरऑल देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ये भी आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के हम लगातार गुत्थियां सुलझा रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी आपको पता है आदित्य L1 जो गया है अल्टीमेट, उसका भी गोल यही है कि सूर्य का अध्ययन करे, और सूर्य के अध्ययन के साथ साथ ये भी एक अल्टीमेट ये है कि सूर्य के अध्ययन के साथ साथ ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के है, इसमें बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो लगी हुई हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है आपसे, हमें एग्जाम ओरिएंटेड अभी डिस्कशन करने हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, है ना, बिग बैंग थ्योरी थी आपकी, बिग बैंग सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। इसकी अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, कौन था व्यक्ति जिसने बिग बैंग थ्योरी को लेकर के सिद्धांत दिया था? तो एक पर्सन थे जॉर्ज लेमेंतियर, नाम याद कर लीजिएगा, जॉर्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी को एक क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना है। जॉर्ज लेमेंतियर ये पर्सन थे,
इनके द्वारा 1927 में बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। अभी तक की ये सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है आपकी एक तरीके से थ्योरी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को काफी हद तक बताती है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतियर ने 1927 में, ध्यान रखिएगा, और जिसको 1949 पे एक पर्सन थे फ्रेड होयल, इनके द्वारा इसका नाम बिग बैंग दिया गया, महाविस्फोट दिया गया। अब आपको थोड़ा सा मैं यहां पे 2 मिनट में बता देता हूं। देखिए एक चीज आप सिंपल से समझिए। एक पर्सन थे 1920 में जिनका नाम था एडविन हब्बल। आपको पता है हब्बल दूरबीन भी है, उनके नाम से काफी डिस्कशन किया जाता है। तो इनके द्वारा एक खोज की गई थी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो लगातार हर दिशा में जो आकाशीय पिंड हैं ये सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब देखिए ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड में जो अभी तक जानकारी है 10 की घाते 11 अरब क्या है, टोटल गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। टोटल आकाश गंगा कितनी है, 10 की घाते 11 आकाश गंगा, और हर एक आकाश गंगा में 10 के घाते 11 तारे हैं, स्टार हैं, और हर तारे के पास अपना एक खुद का सौर मंडल है। उन्हीं में से एक सौर मंडल हमारी एक आकाश गंगा है मिल्की वे, और उसी में जो है हमारा सौर मंडल है जहां पे सूर्य हमारा मुखिया है। तो एडविन हब्बल ने बताया 1920 में, एडविन हब्बल ने बताया कि जितने भी जो आपकी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मैं आपको इसके लिए एक इमेज दिखाता हूं। आप देखिए कुछ इस तरीके से वर्तमान रूप आप ये देख पा रहे हैं, जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है कई सारी अलग अलग दिशा में। आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसका विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, लगातार ब्रह्मांड का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहां पे एक बात निकल के आती है कि अच्छा, वर्तमान में यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो कभी ना कभी तो ऐसा समय रहा होगा जब ब्रह्मांड नजदीक भी रहा होगा, सिकुड़ा हुआ रहा होगा। तो इसी से एक टर्म्स निकल के आता है कि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मांड के जितने भी आपके आज वर्तमान में, ये सारे एक ही बिंदु पर केंद्रित थे, एक ही बिंदु पर केंद्रित थे, एक ही आकाशीय पिंड था, ठीक है, और उसी आकाशीय पिंड पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित था। लेकिन कालांतर में इस थ्योरी को लेकर यह भी बताया जाता है कि आज से लगभग 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम पास थे, इतने पास थे कि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, और यह पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के शक्ल पे था। अत्यधिक सघन था, ये अत्यंत छोटा था ये, और चूंकि ये पूरा का पूरा एक ही बिंदु पर केंद्रित था, जिसके कारण से इसका घनत्व बहुत ज्यादा था। अत्यधिक घनत्व होने के कारण से इसमें हीट बहुत ज्यादा थी, अत्यंत गर्म था ये पिंडु, और कहते हैं कालांतर में जो है इसमें एक विस्फोट हुआ, इसी को हम महाविस्फोट कहते हैं, जिसके बारे में जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया कि एक विस्फोट हुआ, और जिस विस्फोट के बाद जो है इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है और ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, ठीक है। ये जो है यही इसी के बारे में जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतियर ने सारा कुछ बताया कि जब महाविस्फोट हुआ उसके 10 की घाते -43 सेकंड में क्या हुआ, बहुत बड़ी तेजी से एनर्जी निकली, है ना, इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले, एंटी इलेक्ट्रॉन निकले, बहुत सारे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद 10 की घाते -34 सेकंड के बाद क्या हुआ, कई सारे जो है एंटी क्वार्क निकले, कई सारे कण निकले, ठीक है, और ये कण एक दूसरे से जो है टकरा करके खत्म भी हो रहे थे। तो ब्रह्मांड का आकार शुरुआत में संतरे के तौर पे था, जितना बड़ा संतरा होता है शुरुआत में उस तौर पे था। फिर 10 की घाते -10 सेकंड के पश्चात जो है आपस में बहुत सारे कण जो है टकरा रहे थे और खत्म हो रहे थे, उन्हीं से फोटॉन का निर्माण हो रहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हो रहा था। लेकिन जब बिग बैंग का 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड के समय पे तापमान 10 अरब डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया और ब्रह्मांड ने आकार लेना चालू किया, और इसी समय कई सारे जो है ब्रह्मांड में जो है कणों का निर्माण हुआ। फिर ये पूरा एक कि वर्तमान में आज जो है ब्रह्मांड क्या है, अपना विस्तार ले रहा है, इतनी सारी गैलेक्सीज बन गई, इतने सारे तारे बन गए। तो एक थ्योरी है, और इस थ्योरी पे अभी भी बहुत सारे जो है रिसर्च चल रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं,
आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ब्रह्मांड के महाविस्फोट सिद्धांत की बारे में अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जॉर्ज लेमेंतियर साहब ने। किसने की? जॉर्ज लेमेंतियर साहब ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा और इसको नाम किसने दिया? फ्रेड होयल साहब ने 1949 में। ठीक है, सभी लोग सिंपल सा इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अगला टॉपिक, ये तो ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो, ब्रह्मांड के रहस्यों को आने वाले समय पे मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको रहना है। अगला टॉपिक आपका जो है, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। देखो 3 सब्जेक्ट हो गए आपके। हिस्ट्री का एक टॉपिक हो गया, फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो था पॉलिटी का हो गया, और एक आपका ज्योग्राफी का हो गया। अगला टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट का। बड़ा शानदार सीन लग रहा होगा आपको, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और ये जो है आपका, मैं जो यहाँ पे आपको इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, ये है सतत विकास। सतत विकास, आप सभी लोग सतत विकास के बारे में सब पढ़ते रहते हैं। और सतत विकास में देखो, मैं आपको याद कराने वाला हूँ सतत विकास लक्ष्य। आज पूरे लक्ष्य नहीं याद कराऊंगा, बट एटलीस्ट आने वाली क्लास में मैं सारे के सारे लक्ष्य याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं का भी हम ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि हम सभी संसाधनों का उपभोग कर लें, और यदि हम सभी संसाधनों का उपभोग कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? उसके लिए हम छोड़ के क्या जाएंगे? कैसी पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे? क्या हम पृथ्वी का इतना दोहन कर लेंगे कि पृथ्वी में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? तो इसी को हम धारणीय विकास कहते हैं। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिस डेवलपमेंट में आने वाली पीढ़ी भी उपभोग कर सके। समझिए, अंतर पीढ़ीगत संवेदनाएं जुड़ी होती हैं धारणीय विकास में। इसी को हम सतत विकास कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, सतत विकास। ठीक है, तो धारणीय विकास की अवधारणा क्या है? जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, तो इसी को हम धारणीय विकास या सतत विकास कहते हैं। ठीक है, धारणीय विकास का उद्देश्य क्या है? धारणीय विकास का उद्देश्य है कि पृथ्वी में प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग हो सके। ठीक है, उनका संरक्षण किया जा सके, उनका प्रबंधन किया जा सके। और इस शब्द की व्याख्या सबसे पहली बार 1987 में की गई थी, 1987 में। आपको पता है कि पर्यावरण को लेकर कई सारे संस्थान हैं, कई सारी जो है संस्थाएं। तो एक संस्था है आपकी WCED। ठीक है, इस संस्था के द्वारा सबसे पहले जो है इस शब्द की व्याख्या की गई थी 1987 में। ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मैं संस्था का फुल फॉर्म बता रहा हूं। संस्था का नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर से एक बार आप इसको सुन लीजिए। WCED का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED की एक रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, एक हमारा साझा भविष्य। ठीक है, एक इसकी जो है रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, उस रिपोर्ट में पहली बार, देखो ये क्वेश्चन की बात है कि सतत विकास शब्द सबसे पहली बार कहां पर व्याख्यायित किया गया, कहां पर डिस्कस किया गया? तो WCED के जो है आपकी इसकी एक रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, बार बार बोल रहा हूं, लिख लेना इस बात को। इस रिपोर्ट में जो है पहली बार जो है सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा की बात की गई। क्लियर है? फिर इसके बाद 1992 में आपको पता है कि पृथ्वी सम्मेलन होते हैं, रियो सम्मेलन होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किए जाते हैं उसमें एजेंडा 21, जिसको हम रियो घोषणा कहते हैं, ये सब चीजें मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ाई है। एजेंडा 21, एजेंडा 21। ठीक है, इसमें जो है इसको हम रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं। इसमें सतत विकास को पूर्ण समर्थन दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, है ना? और जोहान्सबर्ग सम्मेलन में जो है लगातार सतत विकास को एक मुख्य मुद्दा बनाया गया कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है, ऐसी पृथ्वी छोड़ करके जानी है जिसका जो है हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कर सके? उपभोग कर सके। ठीक है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में, इसी को देखो आवर कॉमन फ्यूचर को हम ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा क्या किया गया? एक रिपोर्ट जारी की गई आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को ही हम ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं।
दूसरा नाम है इसका ब्रेटलैंड रिपोर्ट। क्या नाम है इसका? ब्रेटलैंड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट में जो है ये बोला गया धारणीय विकास को लेकर के, ये ध्यान रखना है। सतत विकास का मतलब क्या है? ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा करे, ठीक है, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे, ताकि मानव समाज जो है आने वाले भविष्य में जिंदा रह सके, आर्थिक गतिविधियां, मानव कल्याण हमेशा बना रह सके, हम सारे संसाधनों का उपयोग ना करें। इसके लिए टिकाऊ विकास की भी बात करते हैं हम, इसी को टिकाऊ विकास, धारणीय विकास, सतत विकास, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण करें, पर्यावरण प्रदूषण को हम ना करें और उसको रोकने का प्रयास करें, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करें, निर्धनता को घटाएं। ये सभी चीजें आपके सतत विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, यदि हम विकास इतना ज्यादा कर देंगे प्रकृति विकृति हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझें और प्रकृति के अनुसार विकास करें, उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाएं। जब हम उसके हिसाब से नीतियों का निर्धारण करेंगे तो हमारे आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच में एक जो है वांछित संतुलन स्थापित हो जाएगा, एक वांछित संबंध स्थापित हो जाएगा, और यह संबंध ऐसा होगा जो पर्यावरण को हमेशा बना के रखेगा। इसी को हम सतत विकास। आज के टाइम पे हम कैसी एनर्जी का यूज कर रहे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? सतत विकास की तरफ हम जा रहे हैं। आज हम हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल, अभी आपने देखा ना G20 में एक जो है प्रॉपर एक संगठन ही बनाया गया आपका जैव ईंधन को लेकर के, ठीक है। तो टिकाऊ विकास क्या है? टिकाऊ विकास में हमें क्या करना है? जैविक अधिवास से जोड़ना है, प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ना है, पर्यावरण के आधारभूत कारकों से जोड़ना है, वर्तमान में पर्यावरण की स्थिति है उसको जोड़ना है। ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सतत विकास आपको ध्यान में रखना है, सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो रहा है, रोकना चाहिए, ठीक है, और लोगों की आवश्यकताओं को जो है तकनीकी स्तर पे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको लेकर के सतत विकास लक्ष्य आपके जारी किए गए हैं। अभी वर्तमान में जो है आपके टोटल 17 लक्ष्य तय किए गए हैं सतत विकास को लेकर के, ठीक है। अब मैं आपको ये 17 लक्ष्य आज नहीं बताऊंगा, आज मैंने सिर्फ आपको ये बताई कि सतत विकास की परिभाषा और ये क्या है, क्योंकि आज बता दूंगा ज्यादा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एजेंडा 2030 ये आपका जारी किया गया था, इसमें 17 विकास लक्ष्य हैं, इन्हीं को हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसकी 70वीं बैठक में 2000 मतलब सतत विकास एजेंडा जो है लिया गया था, जिसमें हम 17 लक्ष्य हमने रखे थे। तो अभी हम 17 लक्ष्य, इन विकास लक्ष्यों को आज नहीं पढ़ेंगे, आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे क्योंकि मैं याद नहीं कराऊंगा आपको, क्लियर है, मैं सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस कर दूंगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 विकास लक्ष्य पूरे याद कराऊंगा आपको, ध्यान रखना इस बात का, पूरे विकास लक्ष्य याद करोगे आप मेरे साथ। चलिए अब आ जाते हैं विज्ञान के टॉपिक पे। अब आ जाओ विज्ञान पे, पर्यावरण कंप्लीट आपका, विज्ञान पे टॉपिक पे आ जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य को लेकर के कुछ तथ्य बताए, वो सारे समझ में आ गए सभी को? एक बार बताएं, सभी को समझ में आ गए? ये क्लियर होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ विवेक चौधरी जी कह रहे सर मैम को बोलिए क्लास लेने को। मैम तो रेगुलर क्लास ले रही हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है। यदि अभी तक नहीं जुड़े तो आप भी जुड़िए, रेगुलर कंटिन्यूअस क्लास चल रही है आपके बैच में, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है कंटिन्यूअस, ठीक है। सारी क्लासेस चल रही हैं, कोई क्लास आपकी रुकी हुई नहीं है, सारी क्लासेस अपने टाइम पे ऑन टाइम पे चल रही हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास की जो टाइमिंग है वो शाम को हो गई है 8:30 बजे, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगले चलते हैं, अब थोड़ा सा विज्ञान, आप सामान्य विज्ञान के टॉपिक पढ़ेंगे। यहां पर मैं कुछ शब्दावली बताने वाला हूं सामान्य विज्ञान की, इनसे क्वेश्चन आता है। सामने आप देख रहे हैं बहुत सारी मधुमक्खियां हैं आपकी, तो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है व्यापक स्तर पर शहद उत्पादन का कार्य करना, ठीक है। मधुमक्खी पालन जिसे कहते हैं, बहुत सारी फसलों में परागण से मधुमक्खियों का जो है मधुमक्खियों द्वारा शहद पालन का काम किया जाता है, इसको बोलते हैं हम एपीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? एपीकल्चर। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, ये सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन अगला शायद आप नहीं जानते होंगे। ये देखिए, ये बड़े स्तर पे आपका इस तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाता है। बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में ही आपके मधुमक्खियों के लिए, यहाँ पर देखिए आसपास बहुत सारे फूलों वाले जो है यहाँ पे बाग हैं, बागान हैं, वहीं पर जो है मधुमक्खी पालन हो रहा है। तो मधुमक्खियों के द्वारा यहाँ पे शहद कलेक्ट किया जाता है, ठीक है।
शहद कलेक्ट किया जाता है। और देखिए ये बहुत सारे लोग हैं, ये ड्रेस पहने हुए हैं ताकि मधुमक्खियों के डंक से बच सकें। और ये मधुमक्खी को जो है, मधुमक्खी का जितना भी शहद होता है उसको व्यावसायिक स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। आवश्यकताएं तो है ही हमारी। दूसरा आप देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे पंछियों को लोग पालते हैं, पंछी पालन जिसे हम कहते हैं, इसको बोलते हैं एवीकल्चर। अगला है आपका एवीकल्चर। एवीकल्चर क्या है? देखो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, अगला है एवीकल्चर। एवीकल्चर है पंछी पालन, है ना, पंछी पालन। पंछियों का पालन जो होता है वो कोई भी पंछी हो सकते हैं, ठीक है, ये तो चूजे हैं आपके। और दूसरा आपका ये आप देख सकते हैं, ये पंछी सब एवीकल्चर में आते हैं। ये सब क्या है? एवीकल्चर, पंछी पालन। याद करते जाइएगा, देखो याद करते जाइएगा, एवीकल्चर सब पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है, और या डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगला चलते हैं, ये है आपका समुद्रों में जो है बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, बहुत सारी जलीय वनस्पतियां होती हैं। तो इनका जो पालन किया जाता है उसको एक्वाकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है आपका? जलीय जीवों एवं जंतु और वनस्पतियों का पालन, इसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर। जो ये जलीय जीव होते हैं इनका पालन करना, ठीक है, जलीय जीवों और वनस्पतियों का जितना भी होता है इनका पालन करना आपका एक्वाकल्चर होता है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत जलीय जीव और आपका जो है ध्यान रखिएगा, जो जलीय जीव हैं और जो शैवाल हैं उनका जो है पालन करना, ठीक है। आगे चलते हैं, जलीय जीव और वनस्पतियों का पालन करना एक्वाकल्चर। अगला है देखिए ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? ये है एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर। एल्गा, एल्गी का मतलब समझते हैं ना, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवाल, शैवाल के लिए आपका प्रयोग शब्द किया जाता है। एक जब शैवाल होता है, काई आप लोगों ने देखी होगी, है ना, तो ग्रीन हरित शैवाल होते हैं। शैवालों की खेती की जाती है आपकी एल्गा कल्चर के अंतर्गत। ये आपका एक्वा कल्चर का ही एक प्रकार है। देखो ये भी आपकी क्या है? जलीय वनस्पति है। तो एक्वा कल्चर के अंतर्गत आपका जलीय जंतु और जो आपकी वनस्पतियां होती हैं उनका जो है संरक्षण हम करते हैं, उसी का एक प्रकार है एल्गा कल्चर। तो एक्वा कल्चर का ही, एक्वा कल्चर के अंतर्गत ही इसको रख सकते हैं। एक्वा कल्चर की ही एक ब्रांच है एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर में हम शैवालों की केवल खेती करते हैं, शैवालों का अध्ययन, शैवालों की आपका एक तरीके से जो भी आप कहें, ठीक है, शैवालों की कृषि, कुछ भी व्यापक स्तर पे शैवालों का उत्पादन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सारे शैवाल ही हैं, ठीक है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। अब एक ये आप देख रहे हैं समंदर में बड़े स्तर पे इस तरीके से आपका जो ये पालन किया जा रहा है, ये है मत्स्य पालन। इसको हम बोलते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है आपका? पीसी कल्चर ये है मछली पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन ये आपका क्या है? ध्यान रखिएगा इस बात को, ये है पीसी कल्चर। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? पीसी कल्चर आप लोग देख लीजिए, ये पीसी कल्चर है, इसमें बड़े स्तर पे मछली पालन का काम किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक क्रांति, नीली क्रांति भी प्रारंभ की गई है ना, तो ये आपका जो है मत्स्य पालन या मछली पालन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एल्गा कल्चर है। इसके बाद एक जो है आपका, हाँ, ये सब पीसी कल्चर में आता है। पीसी कल्चर भी देखा जाए तो एक्वा कल्चर का ही एक रूप है। मछलियों का जो पालन होता है तालाबों में बड़े स्तर पे किया जाता है, समंदर में किया जाता है, और इससे सभी लोग परिचित हैं। यह है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है आपका फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि से संबंधित जो आपकी जो कार्य किए जाते हैं, ये सारे के सारे आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो विज्ञान में अभी इतने ही करेंगे, आगे भी अभी पूरे टॉपिक जो है वो फिर आगे कर लेंगे। साइंस के अंतर्गत इतने ही टॉपिक रहेंगे आपके। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला है, हाँ, ये सब एग्रीकल्चर है आपका। अगला टॉपिक चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे ज्यादा बर्निंग इशू यही है, और इससे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि भारत कब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जा रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से अभी आपने देखा होगा, ब्रिक्स समिट हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे भी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कही,
ठीक है। इसके बाद जो है आपका अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ, या जहां पर भी आप प्रधानमंत्री के भाषण देखेंगे, अभी संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था तो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है, हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। तो इसके लेकर के क्वेश्चन पूछता है कि भैया कब के लिए लक्ष्य बनाया गया था ये, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखो जाए तो केंद्र सरकार ने जो टारगेट बनाया था वो तो 2024 के लिए बनाया था, लेकिन ये 2024 में पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं एक बार भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज आपको बताता हूं कि क्या साइज है इस समय। अब कारण क्या है, देखो क्या कारण है कि जो है ये हम अर्थव्यवस्था हमारी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि देखो अभी कोविड आ गया है ना। केंद्र सरकार ने तो ये टारगेट आज नहीं बनाया था ना, ये तो टारगेट आपका बहुत पहले का है। तो जो है अब आपको ध्यान में समझना है सारी बात को। केंद्र सरकार के द्वारा जो ये टारगेट बनाया गया था, अब इसको हम पूरा क्यों नहीं पाए। एक तो बीच में कोविड आ गया, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है वैश्विक स्तर पे, चीन के साथ भी लगातार ट्रेड वार चलता रहता है। तो अभी कई सारे मामले ऐसे हैं, अमेरिका चीन विवाद भी चलता रहता है, वहां पे भी ट्रेड वार जैसी स्थिति रहती है। भारत और चीन के बीच में भी संबंध काफी खराब हुए इस बीच में। तो इस कारण से जो है अभी ये लक्ष्य हमारा, इसकी डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल एग्जाम में पूछता है तो देखो कई जगह पे 2025 भी होगा, क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे आता है। अब मैं आपको इसका एक आंसर बता देता हूं, जब अभी नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा ना फरवरी में लास्ट में, तो फिर हम वहां पे देखेंगे कि इन्होंने क्या डेट और समय तय किया है। आमतौर पे जो मतलब समय तय किया गया था वो 2024 किया गया था, लेकिन 2024 को पूरा क्यों नहीं होगा। देखो ये अमेरिका है आपका, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो है 25 ट्रिलियन के आसपास, अभी 25.5-26 ट्रिलियन पहुंच रही है, ठीक है। तो यदि हम इसकी जीडीपी को देखें तो 25-25.5 ट्रिलियन अमेरिका की है, ठीक है। चाइना दूसरे नंबर पे लगभग 18 ट्रिलियन के आसपास चाइना की जीडीपी पहुंच गई है। जापान तीसरे नंबर पे है, जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन है। जर्मनी आपका 4.4 ट्रिलियन है, मान लीजिए 4 ट्रिलियन। हम कहां पे हैं अभी हम 3.3 ट्रिलियन पे हैं। यदि हम देखें तो विश्व की हम 5वीं अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आकार के आधार पे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि यदि हम 5 ट्रिलियन पे पहुंच गए, ठीक है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई, तो हम जापान और जर्मनी को पार कर देंगे और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो जो अभी बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स देखे हैं आपके, उन आर्टिकल्स में 2029 की बात चल रही है। आईएमएफ ने भी अपना डेटा बताया कि भाई मोदी सरकार के द्वारा अभी 2025 की बात चल रही है। मोदी सरकार बार बार कह रही कि आने वाले 2 वर्षों में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है बना लेंगे, यानी 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हम बना लेंगे। लेकिन अभी इसके लिए जो समय लगेगा, आईएमएफ के अनुसार, भारत के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को आप देखेंगे, सभी लोग यही कह रहे हैं कि 2029 तक का समय लग जाएगा भारत को 5 ट्रिलियन में पहुंचने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा औसत कितना चल रहा है, 6-6.5 की रफ्तार से अर्थव्यवस्था चल रही है, महंगाई 7% चल रही है और अर्थव्यवस्था की गति 6-6.5% चल रही है ना। तो ग्रोथ रेट अभी हमारी काफी ज्यादा वो गति नहीं है जो गति होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत जो है 2029 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा, ऐसा कई सारी संस्थाएं कह रही हैं। उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या बहुत सारे आपके इकोनॉमिस्ट हो, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लेकर अभी लगातार चर्चा चल रही है। अर्थव्यवस्था का साइज, अब कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे इसको लेकर देखो, वित्त मंत्रालय ने 2025 की बात कही है। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय का जो बात आई है वो 2025 के लिए आया है। केंद्र सरकार ने कब के लिए तय किया था, केंद्र सरकार ने तय किया था 2024 के लिए, यदि इस आधार पे हम चलते तो। देखो ये 2014 में सरकार ने बताया था, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब 1.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। वर्तमान में इसका साइज जो है आपका कितना है, यहां पे मतलब अब बीच में तो गड़बड़ा गया मामला, अभी मतलब कोविड के कारण से। यदि ये ग्रोथ रेट चलती तो 24 में 5 ट्रिलियन हम पहुंच रहे थे, और इसके लिए एवरेज ग्रोथ रेट कितना था, 11.5% ग्रोथ रेट हमें चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी ये ग्रोथ रेट है नहीं, ठीक है। शुरुआत में 8% का ग्रोथ रेट रहा है FY19 तक, लेकिन यहां पे ग्रोथ रेट अब हमारा यदि बढ़ जाता, अब 11.5% का ग्रोथ रेट कहां मिलने वाला, आपको पता है 6-6.5% का ग्रोथ रेट चल रहा है, ठीक है। और लगभग 7-8% भी मान लीजिए रियल जीडीपी यदि हम काउंट करें, तो ऐसे में अभी 2029 तक का हमें समय इंतजार करना पड़ेगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी संभावनाएं कम हैं, और इसलिए अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा एक जो है एक प्रेस रिलीज था,
वित्त मंत्रालय ने भी बोला कि भैया हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था को 2025 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो अब ये समय की बात है, आने वाला समय यदि सब कुछ समान है, देखो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो मायने रखते हैं। और इसमें अब आज आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का इरा है, तो वैश्विक कॉन्सेप्ट में भी हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अर्थव्यवस्था का साइज मैंने आपको बताया, रफली ये डेटा है, हम 3.3 ट्रिलियन की इकॉनमी में हैं, हमें अभी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी पे जाना है, तो अभी काफी काम भारत सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे सारे बताऊंगा। तो यदि देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य कब रखा गया, 2024 सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो उसमें देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में 2025 की डेट दी गई थी, तो ओवरऑल काफी कंफ्यूजन है इसका। ठीक है, लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया था, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये इमेज, इसमें 2024 का ही डेटा दिया गया है। देखिए 2024 को जो है 5 ट्रिलियन का डेटा था, लेकिन अब ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। वर्तमान में हम 3.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो आपके कितने टॉपिक हो गए, एक तो देखिए अर्थव्यवस्था का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। इसके बाद मैंने आपको साइंस के काफी सारे, एग्रीकल्चर के बारे में बताया, पीसी कल्चर के बारे में बताया, ये आपका एल्गा कल्चर है आपका, इसके बारे में बताया। ये एल्गा कल्चर के बाद जो है आपका एक्वा कल्चर है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। ये आपका एवी कल्चर है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। ये आपका एपी कल्चर है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, एपी कल्चर के बाद जो है यहाँ पे हमने समावेशी विकास के बारे में देखा, एनवायरनमेंट में ये टॉपिक भी आपको है ना। मैंने आपको बताया कि WCED एक संस्था है जिसके द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट या ब्रेटलैंड रिपोर्ट जारी की गई थी। ब्रेटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, सतत विकास की अवधारणा ब्रेटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले जो है 1987 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद 1992 में रियो सम्मेलन में इसको समर्थन प्राप्त हुआ था। फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन में रेगुलर एक मुद्दा बन गया आपका सतत विकास। ठीक है, और इसके बाद जो है ये मैंने आपको महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में बताया, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा जो है इसको किया गया, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है मैंने आपको ये बताए हैं भारतीय संविधान के 5 भाग। ठीक है, भाग 1 आपका जो है संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूलभूत अधिकार, फिर DPSP, फिर मूल कर्तव्य, और ये आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। और एंग्लो मराठा वार, ये टॉपिक आपको याद करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ाता जाऊं इसको रिवीजन मोड पे जरूर रखना है, और बाकी टेंशन नहीं लेनी, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना है। मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरी तरीके से निश्चिंत करता हूं, आप यदि सारे टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स जो मैं करवा रहा हूं उसको अलग से आपको पूरा करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते जाओ, और यहाँ पे GS के नोट्स बनाते जाओ। इतना देखिएगा, आने वाले समय पे चमत्कार होगा, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन निकल के आएंगे इस क्लास से। ठीक है, चलिए।